हेलो बच्चों, कल तक हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया है। तो आज का लेक्चर हम लेंगे फ्रिक्शन के ऊपर। फ्रिक्शन क्या होता है? बेसिकली दो लोगों में फ्रिक्शन होने का मतलब है उनके विचारों का ना मिलना। ऐसे ही फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे मूव करती है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पर जो रिलेटिव मोशन हो रही है उसको स्टॉप करने की टेंडेंसी जो होती है उसको फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सरफेस पे रखा, तो इसकी जो सरफेस है और जो नीचे वाली सरफेस है ये क्या आपस में लॉक्ड रहती हैं, जिसकी वजह से इसको चलाने में हमें शुरू में दिक्कत आती है। दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोई भी बॉडी जब रखी जाती है तो किसी सरफेस पर, तो उसकी नीचे वाली सरफेस जो खुरदुरी है यानी जो रफ़ है वो दूसरी सरफेस के साथ में लॉक्ड रहती है, तो उसको चलाने के लिए हमें प्रॉब्लम आती है, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज़ द फोर्स which opposes the motion at point of contact, यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मोशन होती है उसको अपोज करता है, उसको कहा जाता है फ्रिक्शन। जैसे जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है समझिए। मान लीजिए कोई पर्सन है, ये जब आगे चलता है तो बेसिकली इसका पैर कहाँ जाता है? पीछे की तरफ। तो अगर यहाँ पे हम तेल फैला दें, ऑयल फैला दें, तो मोशन कहाँ होगी? इसके पैर की पीछे की तरफ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं होगा। तो चलते समय फ्रिक्शन कहाँ लगता है? आगे की ओर। अगर कोई भागता हुआ आदमी मान लीजिए अचानक से रुक जाता है, तब उसकी स्लिपिंग टेंडेंसी कहाँ है? आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। जैसे जैसे भागते भागते ऐसे रुक गया आदमी तो स्लिपिंग टेंडेंसी कहाँ है? आगे। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा उस स्थिति में? पीछे की ओर। तो फ्रिक्शन जो है उसका बॉडी से लेना देना कुछ नहीं होता कि बॉडी की मोशन को अपोज करता है, ऐसा नहीं कह सकते। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो मोशन होती है फ्रिक्शन उसको अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी ये अपनी वैल्यू को खुद से एडजस्ट करता है। जितनी वैल्यू चाहिए रोकने के लिए रिलेटिव मोशन को उतना ही लगता है, उससे ना कम लगता है ना ज़्यादा लगता है। कॉपी करें इसको। जैसे सेल्फ एडजस्टमेंट क्या है फ्रिक्शन का, ये ज़रा समझिए। मान लीजिए किसी भी सरफेस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, जिसको हम लिमिटिंग भी कहते हैं, ड्यू टू द कोफिशिएंट्स एंड ऑल, वो 10 न्यूटन लग सकता है। यानी कि इस सरफेस पर जो बॉडी में रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो सेल्फ एडजस्टमेंट का अर्थ क्या हुआ कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 2 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? केवल 2 न्यूटन, क्योंकि 2 न्यूटन लगने से ये क्या कर देगा? रिलेटिव वेलोसिटी को रोक देगा यहाँ सरफेस पर। अगर मान लीजिए हम लगाते हैं एक फोर्स 8 न्यूटन का या 9 न्यूटन का, तो कितना लगेगा फ्रिक्शन? केवल 9 न्यूटन, क्योंकि ये 9 न्यूटन स्लिपिंग टेंडेंसी स्टार्ट करेगा, बॉडी स्लिप करना चाहेगी, तो फ्रिक्शन उतना ही प्रोड्यूस होगा जो कि इसको रोकने के लिए पर्याप्त है और बॉडी रुक जाएगी। ये क्या चल रहा है? इसका सेल्फ एडजस्टमेंट। 2 लगाया तो 2 का, 9 लगाया तो 9 का फ्रिक्शन। 10 लगाएंगे इस बॉडी पर तो अभी कितना फ्रिक्शन लगेगा? 10 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम लिमिट से अब इसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर आप 10 से ज़रा सा भी ज़्यादा लगाएंगे तो बॉडी चलने लग जाएगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हुआ? एट एफ लिमिटिंग बॉडी विल जस्ट स्टार्ट टू मूव, यानी ये वो मैक्सिमम फोर्स है जहाँ तक बॉडी रेस्ट पे रहेगी, या ये वो मिनिमम फोर्स है जिस पे बॉडी चलने लगेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ देखिए, दोनों फोर्सेस बेसिकली कैंसिल हो गई।
ये 10 आपने लगाया, 10 का फ्रिक्शन लगा, एक्सेलरेशन कितना 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 के दो अर्थ निकलते हैं, या तो रेस्ट, यानी ये समथिंग 10 कितना हुआ, ये 9.9999 लाइक दैट, या कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी इस 10 का अर्थ क्या होगा कि भाई हम लगा रहे हैं 10.000000 एंड सो ऑन 1, जिससे क्या है ये जस्ट चलने लगी, तो वो मिनिमम जिस पे चलने लगती है या वो मैक्सिमम जहाँ तक ये नहीं चलती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फॉर अ सिस्टम। पर अगर जितना ज़रूरी है उतना ही फोर्स लगेगा। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई एक सरफेस पे 20 न्यूटन तक फ्रिक्शन हो सकता है लिमिटिंग, और आप लगा रहे हैं 6 न्यूटन का, तो अभी फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। तो जितना आपने लगाया केवल उतना ही प्रोड्यूस होगा विद द सेल्फ एडजस्टमेंट। लिमिटिंग तक जा सकता है पर उतना ही आएगा जितना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपके फादर ने आपको 1000 रुपये दिए कि बेटा कोई ज़रूरत पड़े तो खर्च कर लेना, तो अगर आपको 300 रुपये की कोई बुक खरीदनी है, क्या तुम फालतू 500 रुपये दोगे दुकानदार को? नहीं दोगे। तो जितनी ज़रूरत है बॉडी को रोकने के लिए, सरफेस पे मोशन को रोकने के लिए, उतना ही फ्रिक्शन लगता है। एक्सट्रीम केसेस में जितना 20 लगाएंगे तो ये 20 तक ही लग पाएगा और भी तब भी बॉडी को रोक देगा। 20 से ज़्यादा लगाएंगे तो ये बॉडी को नहीं रोक पाएगा। ये होता है सेल्फ एडजस्टमेंट। देखें इसको, तो ये हमने सेल्फ एडजस्टमेंट लिया। अब हम लेंगे इसके बाद लॉ ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द सरफेस, क्योंकि सरफेस आपस में लॉक रहती हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। अब आता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो किसी भी सरफेस पर फ्रिक्शन का लॉ क्या है? वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन इन द गिवन केस। दो केसेस आती हैं यहाँ पे, देखिए इन जनरल ये हो जाता है म्यू एन, तो ये होता है फ्रिक्शन का लॉ। ध्यान रखिएगा यहाँ हम वेक्टर नहीं लगा सकते क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो अलोंग द सरफेस लगता है, नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। तो केवल ये मैग्नीट्यूड है, मतलब वी आर कंसिडरिंग ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। अब देखिए केस 1 क्या है। अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी है तो क्या होगा? इसका जो वेट है वो नीचे लगेगा। अगर इसका मास m है, नॉर्मल ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन लगता है पीछे म्यू एन। अगर हम इसको आगे धक्का मारें तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई? म्यू एन किसके बराबर है? mg के। सो दिस इज द मैक्सिमम या कहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर अ बॉडी प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। दूसरा देखिए, इंक्लाइन प्लेन पर हम कैसे लेते हैं बेटा, वो देखना है आपको। केस 2, मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है यहाँ बॉडी का वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। ये हो गया अपना नॉर्मल। ये कंपोनेंट्स कौन सी हुई? mg साइन थीटा जो बॉडी को नीचे ड्राइव करता है। ये कौन सा हुआ? mg cos थीटा। और जब ये नीचे स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर। इसका अर्थ क्या हुआ? फ्रिक्शन इज बीइंग म्यू एन, ये जो अपना फंडामेंटल लॉ है, फर्स्ट लॉ। तो फ्रिक्शन F कितना आएगा? म्यू एन इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो ये इंक्लाइन प्लेन पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, यानी इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो बॉडी पर लगता है। कॉपी करें।
दो छोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, 5 kg की बॉडी रखी हुई है, हमने फोर्स लगाया है 6 न्यूटन। किसी ने हमसे पूछा कि भाई इस स्थिति में फ्रिक्शन बताइए और बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे कि भाई यहाँ पे लिमिटिंग कितना है। अभी बताया आपको म्यू एम जी, तो पॉइंट से 0 गया, 5 दूनी 10, यानी ज़रूरत पड़ने पर यहाँ फ्रिक्शन कितना हो सकता है 10 न्यूटन तक। परंतु यहाँ पे तो बॉडी को रोकने के लिए केवल 6 न्यूटन पर्याप्त है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, केवल 6 न्यूटन। आपने जो लगाया उसका एडजस्टमेंट बस, क्योंकि 10 तो जब लगेगा जब उसको आप 10 लगाएंगे, जितना रोकने के लिए ज़रूरी है उतना एडजस्टमेंट हुआ। तो फ्रिक्शन कितना आया अपने पास में 6 न्यूटन। लिमिटिंग एक अलग चीज़ है और लगेगा कितना ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आप कितना लगा रहे हैं। आपने 6 लगाया तो 6 लगा, और बॉडी क्या हो गई, रुक गई, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 0। ये इसका आंसर हुआ। अब एक इंक्लाइन प्लेन पे देखिए सवाल। ब्लॉक है, चाहे बच्चा स्लाइड पे आ रहा है इस तरह की क्वेश्चंस आती हैं। इसका मास जो है वो मान लीजिए ब्लॉक का 10 किलोग्राम, और ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। तो ये बताइए अगर इसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर है तो कितना टाइम लगेगा। 5 छोड़िए, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 50 मीटर, टाइम कितना लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब बॉडी को हमने छोड़ दिया तो बॉडी पर कौन कौन सी फोर्स लग रही थी, नीचे mg sin थीटा, ऊपर क्या लग रहा है म्यू mg cos थीटा। देखिए अभी बताया आपको, बॉडी को स्लाइड कौन कराता है, डाउन द प्लेन, mg sin थीटा। फ्रिक्शन क्या लगता है, म्यू mg cos थीटा। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एफ नेट अपॉन एम, नेट फोर्स कितना, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, एम का हम डिवाइड करें तो हमारे पास बचता है ए फोर्स। अब रही बात टाइम की, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, एल लेंथ है, रेस्ट से शुरू किया बॉडी ने, नेट एक्सेलरेशन कितना, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, क्योंकि मास तो कम हो गया ना, नेट फोर्स में मास का डिवाइड करने पर एक्सेलरेशन मिल गया। तो यहाँ से हमें मिला T इक्वल टू √2L बाय ए। नेट ए कितना आता है इन परिस्थितियों में जहाँ भी बॉडी स्लाइड करती है, ध्यान रखिएगा, जी ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। पुट द वैल्यूज एंड गेट द डिजायर्ड आंसर। तो जब बॉडी नीचे आती है ध्यान रखना, नेट एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। नेट फोर्स कितना, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। कॉपी करो बच्चे। ये यहाँ म्यू जी कॉस थीटा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सवालों में ट्रक एंड ब्लॉक की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे मान लीजिए एक ट्रक है, यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ट्रक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। ये जो लेंथ है वो 100 मीटर्स है, बड़ा ट्रॉला है ये, कोई यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर। इस बॉडी का जो मास है ब्लॉक का वो 2 किलोग्राम है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है 0.2।
इन दोनों के बीच में स्टैटिक। तो अब हमसे ये पूछेगा जैसे ही ट्रक स्टार्ट करेगा तो कितने टाइम के बाद बॉडी नीचे गिरेगी, टाइम निकालिए। इसको करने का सबसे सिंपल तरीका नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप ऊपर चढ़ जाइए, ट्रक पे बैठ जाइए और फिर महसूस कीजिए। भाई जब ये आगे जाएगा तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ सूडो एम ए, वो कितना होगा 2 × 4 8 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लगेगा, क्योंकि स्लिपिंग टेंडेंसी कहाँ है इसकी, पीछे। फ्रिक्शन कितना होगा लिमिटिंग, म्यू एम जी। म्यू कितना है 0.2, 2 × 10 4 न्यूटन। अब एक बात सोचो, नेट एक्सेलरेशन कितना बचा इस बॉडी का, 8 - 4, यानी पीछे की तरफ फोर्स आ रही है नेट 4। तो इसका रिलेटिव टू ट्रक एक्सेलरेशन ए डैश कितना होगा 4/2, यानी 2 मीटर/सेकेंड²। तो सीधी सी बात है, अब ये ट्रक के रिस्पेक्ट में इतने एक्सेलरेशन से पीछे आती हमें दिख रही है। ऐसा मान लीजिए उस ग्राउंड सरफेस के लिए जहाँ पे ब्लॉक रखा है वो ट्रॉले की सरफेस। तो अब टाइम कितना लगेगा बाय द सेकेंड इक्वेशन, ut + ½ at²। कितना ट्रेवल करना है इसको 100। इस फ्रेम में एक्सेलरेशन कितनी आई इसकी 2, निकालना क्या है t²। t² 100 हुआ बच्चों, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स। एनी प्रॉब्लम, गुड। कॉपी करिए ये ट्रक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स जो पूछी जाती हैं। यानी पहले सूडो फोर्स लगा दो, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा और आप निकाल सकते हैं। मान लो अगर ये कोफिशिएंट 0.3 होता या 0.5 होता तो फ्रिक्शन कितना होता 10। तो क्या ब्लॉक पीछे जाता था, नहीं जाता था। 0.5 होता था तो म्यू एम जी कितना आता था 5 × 2 10, ये 8 था, तो बॉडी पीछे नहीं जाती थी। अब हम बात करेंगे काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है बेटा वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है या काइनेटिक स्टैटिक से कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो जहाँ पे बॉडी रखी हुई है उनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जब बॉडी चलने लग जाती है तो क्या होता है, एक्चुअल में रबिंग की वजह से जो बॉन्ड्स हैं वहाँ सरफेस पे हीट निकलती है और हीट निकलने की वजह से वो बॉन्ड्स कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जिसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ मोर देन काइनेटिक। एक और होता है रोलिंग के केस में, जिसको मैं रोटेशन में बताऊँगा। कोई बॉडी अगर सरफेस पे रोल करती है ना अर्थ पे, तो फ्रिक्शन होते हुए भी नहीं लगता, वहाँ फ्रिक्शन 0 होता है। या अगर किसी प्लैंक के ऊपर रोल करती है तो वहाँ एक फ्रिक्शन होता है जिसको रोलिंग कह देते हैं। होता वो भी स्टैटिक है बाय नेचर, रोटेशन में बताता हूँ, पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक, उसके बाद में काइनेटिक और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये हमारा ऑर्डर है तीनों का। कॉपी करें। देखिए पुलिंग और पुशिंग का क्या लफड़ा होता है वो समझ लीजिए। ये वर्क में भी कई क्वेश्चन आते हैं इससे। कौन सा आसान कौन सा डिफिकल्ट, ये है अपना पुलिंग और ये है पुशिंग। पुलिंग पुशिंग। पुलिंग का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी है
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, हम इसको चलाना चाहते हैं, हमने एक फोर्स लगाया थीटा एंगल। पुशिंग का मतलब ये है हमने अब ये फोर्स इस तरह से लगाया, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये कंपोनेंट क्या होगा एफ कॉस थीटा, और बच्चों नीचे वाला क्या होगा एफ साइन थीटा। इसी प्रकार से ये क्या होगा एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा एफ साइन थीटा। वेट कहाँ लग रहे हैं यहाँ देखो बॉडी का नीचे, अगर इसका मास m है, नॉर्मल कहाँ लगेगा ऊपर। क्या आपने देखा यहाँ एफ कॉस थीटा प्लस एन कितना हुआ mg, यानी नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई mg माइनस एफ कॉस थीटा। तो जो नॉर्मल क्या है बेसिकली इट्स अ डिग्री ऑफ कांटेक्ट कि दो वस्तुएं आपस में किस तरह से जुड़ी हुई है या कितना स्ट्रांगली कांटेक्ट में है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब जितना वो ज़्यादा कांटेक्ट में होंगी उतना ही नॉर्मल की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ नॉर्मल क्या हुआ mg से कम हो रहा है, यहाँ पे देखिए mg नीचे था, नॉर्मल ऊपर है। जब हमने बॉडी को प्रेस किया तो एक कंपोनेंट से ये बॉन्डिंग को बढ़ा दिया, यानी नॉर्मल हो गया mg प्लस एफ साइन थीटा। यहाँ पे नॉर्मल कम हो जाता है पुलिंग में, यहाँ पे नॉर्मल बढ़ जाता है। अब आप सीधा सीधा जानते हैं कि फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू n, तो जहाँ पे नॉर्मल कम हुआ फ्रिक्शन भी क्या हो गया कम, तो बॉडी को चलाना क्या हो गया आसान, इजी प्रोसेस। यहाँ पे नॉर्मल ज़्यादा हुआ, देखिए बॉडी को जैसे पुश किया तो एक कंपोनेंट से हमने दोनों सरफेस को और कांटेक्ट में ला दिया, तो यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ गया क्योंकि नॉर्मल बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया तो प्रोसेस कैसा हो गया डिफिकल्ट। अब रही बात कि बॉडी चलती कैसे है वो देखिए, कौन सी चीज इजी है, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, पुलिंग इज इजी प्रोसेस। चलने का सवाल अगर हम देखें तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सरफेस पे, पीछे की तरफ, राइट। तो जब ये चलेगी बॉडी तो एफ कॉस थीटा इतना पावरफुल होना चाहिए कि एफ को बराबर कर दे, यानी एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन विच इज म्यू एन, यानी कि एफ कॉस थीटा कितना म्यू टाइम्स ऑफ एन कितना है। जब यहाँ से एफ के लिए सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। डिनोमिनेटर में ये ज्यादा टर्म हो गई तो एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे कम, रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स टू मेक इट मूव व्हेन वी आर पुलिंग द बॉडी। पुशिंग में क्या होगा, एफ कॉस थीटा बॉडी को चलाना चाहता है तो फ्रिक्शन को ओवरकम करना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। यानी ये एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए अगर बॉडी को चलाना चाहता है। तो एफ कॉस थीटा इज म्यू एन, एन कितना है, यानी यहाँ से जब सेटल करेंगे तो कितना आएगा, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यानी पुलिंग में फोर्स की रिक्वायरमेंट कम रहती है, पुशिंग में फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है बॉडी को चलाने के लिए। क्योंकि जब हम पुलिंग करते हैं ना तो एक कंपोनेंट से हम नॉर्मल को कमज़ोर कर देते हैं, नॉर्मल कम हो जाता है यानी डिग्री ऑफ कांटेक्ट कम हो जाती है, बॉन्ड्स कम हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। पुशिंग में क्या होता है, एक कंपोनेंट से हम फोर्स बढ़ाते हैं यानी डिग्री ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाते हैं। जैसे mg था ये एक्स्ट्रा आ गया एफ साइन थीटा, तो नॉर्मल क्या हो गया बढ़ गया, n इज़ mg प्लस एफ साइन थीटा, इसलिए फ्रिक्शन बढ़ गया। फ्रिक्शन बढ़ गया तो बॉडी को चलाना कैसा हो गया बेटा, डिफ़िकल्ट हो गया, वो प्रॉब्लमेटिक हुआ। इसीलिए पुलिंग जो है वो आसान होती है, पुशिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। कोई भी फोर्स कितना चाहिएगा चलाने के लिए, तो एफ कॉस थीटा यहाँ एफ के बराबर लगाया हमने, तो एफ आया म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। पुशिंग में क्या हुआ, एफ बराबर
म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। मैथमेटिकली देखो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा, यानी पुशिंग में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो किसी बॉडी को हमें खींचना चाहिए कि धक्का मारना चाहिए चलाने के लिए, हमें उसे खींचना चाहिए। खींचेंगे तो उसका कांटेक्ट कम होगा एक कंपोनेंट के थ्रू, एफ साइन थीटा के। ये है पुलिंग एंड पुशिंग। कॉपी करें। एक बार ध्यान रखना, फ्रिक्शन जो होता है ना, उसका फॉर्मूला ना तो म्यू एम जी होता है ना म्यू एम जी कॉस थीटा होता है। फ्रिक्शन होता है हमेशा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इन द गिवन सिचुएशन। जो भी स्थिति है उसमें म्यू एन। अच्छा, अब ज़रा एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर लेते हैं, या एंगल ऑफ रिपोज। जैसे मान लो ये बॉडी सरफेस पे थी और ये जस्ट इक्विलिब्रियम में है, यानी हम इसको प्लेन को धीरे धीरे उठा रहे हैं, थीटा को बढ़ाएं तो एक पर्टिकुलर एंगल पर बॉडी क्या करने लग जाती है, स्लिप। उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, हमेशा एम जी साइन थीटा जो है किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन क्या मिलता है, अभी बताया था आपको इंक्लाइन प्लेन पर, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यानी कि एम जी साइन थीटा बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा। एम जी कैंसिल हुआ तो टेन थीटा कितना हुआ, म्यू, यानी कि थीटा कितना, टेन इनवर्स म्यू। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। यानी इतने एंगल पर बॉडी जो है वो नीचे आने लग जाएगी, ऐसा समझिए। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि भाई इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मान लीजिए √3 या कहिए 1/√3 है, तो आप इसका एंगल ऑफ रिपोज बताइए। तो क्या लिखेंगे, थीटा इज टेन इनवर्स 1/√3 यानी 30 डिग्री। यानी इस इंक्लाइन प्लेन को जब हम 28 रखेंगे तो भी बॉडी स्लिप नहीं होगी, जैसे ही 30 आएगा तो बॉडी क्या होने लग जाएगी, स्लिप होने लग जाएगी। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। म्यू देकर थीटा पूछता है या थीटा देकर म्यू पूछता है। वन बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री 45 डिग्री, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो आपको म्यू निकालना है, 10 45 कितना, 1 इन दैट केस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, वो सुपर केसेस में होता है जहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग होती है, पर वो हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा उसकी बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। आप चाहें तो SCB से रेफरेंस ले सकते हैं। कॉपी करें इसको। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन बेटा। मान लो एक बॉडी है, इसका जो मास है वो 5 किलोग्राम है, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। मास 5 ना लेकर 4 ले लेते हैं। मैंने इसको सरफेस पे रखा तो ये पाया ये बॉडी नीचे नहीं खिसक रही है। मुझसे पूछा गया कि सर इसका फ्रिक्शन बताओ
और ये बताओ इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। When a 4 kg block is placed on an inclined surface, it was observed that it is not sliding down. Then what is the coefficient of friction of this surface and what is the value of friction of this surface? बाकी कहीं कुछ नहीं दिया। बॉडी को हमने रखा, नीचे नहीं आ रही है भाई, नीचे फोर्स तो लगी रहा होगा इस पर, mg sin थीटा। कितना फोर्स लग रहा है नीचे, 20 न्यूटन। बॉडी नीचे नहीं आ रही, इसका मतलब कौन रोक रहा है उसको, भगवान जी तो आके रोकेंगे नहीं भैया। कौन रोकेगा, फ्रिक्शन, यानी कितना, 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गई कि फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग द mg sin थीटा। जो mg sin थीटा है उतना ही फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। दूसरा वैल्यू कितनी होगी, म्यू mg cos थीटा इज 20। म्यू निकालना है, मास कितना है 4, g है 10, cos 30 कितना होता है √3/2। जरा सेटल करेंगे, 10 2 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, फिनिश, म्यू इज़ 1/√3, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया इस सरफेस का, 1/√3। कॉपी करें, कुछ क्वेश्चन ब्लॉक्स और पुलीज के साथ भी दिए जा सकते हैं फ्रिक्शन इन्वॉल्व करके। एक वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो मास है इसको मान लिया हमने 5 किलोग्राम, ये मास जो है वो है 10 किलोग्राम, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है हमको 0.2। तो ये पूछा गया कि सिस्टम का एक्सेलरेशन बताइए, या कई बार पूछ लेता है कि सिस्टम अगर रेस्ट पे है तो वहाँ एक्सेलरेशन 0 लगाएंगे। एनीवे तरीका समझ लेते हैं। इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B। इसका फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, टेंशन ऊपर, पुली में टेंशन नीचे, यहाँ पे लेफ़्ट साइड और इसके लिए राइट साइड, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना, टेंशन सेम होती है। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा, इस पर, पीछे की तरफ, क्योंकि इसकी मोशन कहाँ है, आगे, तो इस सरफेस पे रिलेटिव मोशन कहाँ हो रही है, आगे, फ्रिक्शन लगेगा पीछे। अब देखो जरा ध्यान से, ए की इक्वेशन क्या हुई, 10g - t इस 10 है, हमने ऐसा माना कि ये नीचे आ रहा है ए से। बी की इक्वेशन t माइनस म्यू mg, यानी 0.2 mg इज, मास कितना है इसका, 5 है। ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्या बनेगी सेकंड इक्वेशन, t माइनस 10 इज इक्वल टू 5 है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कितना था, 10g था, ये कितना है, म्यू mg 10 है, तो ये 100 - 10 कितना, 90, ये हुआ 15 है। ए कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये पूरा सिस्टम 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। mg - t इक्वल्स टू m, t माइनस म्यू mg, ठीक है बेटा, तो ये 10 बचा इज इक्वल्स टू m। दोनों को सॉल्व किया। टेंशन चाहिए आपको तो एक ही वैल्यू को फर्स्ट में लगा दीजिए, आपको धागे में टेंशन मिल जाएगी। कॉपी कर लीजिए इसको।
ये वो कोर एरियाज़ हैं जहाँ पे जिस तरह के मॉडल्स के सवाल दिए जाते हैं अपने को। बाकी अब DPP 4 जो है ना NLM और फ्रिक्शन वाली, उसको आज लगाने की कोशिश करें, और कल हम DPP के डिस्कशन यहाँ रिकॉर्डिंग्स में मैं आपको सारे क्वेश्चंस भेज दूँगा। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लेंगे फ्रिक्शन का, आज थोड़ा लेंगे, कल और लेंगे फिर। ब्लॉक ओवर अ ब्लॉक। तो भाई कई बार ये कहा जाता है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जब हम वाक करते हैं तो ज़ीरो होता है। उसका रीज़न क्या है, ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें समझने की हैं। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो, क्योंकि जब कोई बंदा चलता है ना, तो जब फ्रिक्शन लगता है तो उस टाइम पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, तो वर्क जीरो। जब ये बंदा हवा में पैर उठाता है, यानी जब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं होता, इसलिए वर्क क्या होता है, जीरो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो हो गया हमारे चलने में। पॉजिटिव हो सकता है, यस, ब्लॉक को ब्लॉक के ऊपर रख के वर्क को देखें तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव हो सकता है क्या वर्क किसी परिस्थिति के अंदर, अगर दोनों चीज़ें अपोजिट हैं तो वर्क नेगेटिव होगा, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन अक्सर वर्क नेगेटिव करता है। ये पहला केस हुआ। दूसरा समझिए, अगर ये ब्लॉक है, इसके ऊपर ब्लॉक रख दिया, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, हमने इसको खींचा, तो ये आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कौन ले जा रहा है इसको, जो यहाँ का फ्रिक्शन है, तो वर्क डन कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें तो इस पे काम कौन कर रहा है, ये जो फ्रिक्शन है वही तो काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, बॉडी को शिफ्ट कर दे रहा है आगे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, किसी सरफेस पे हमने बॉडी को फेंक के छोड़ दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, इस पे पीछे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे, तो वर्क कैसा हो गया इसका, नेगेटिव। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, क्योंकि बॉडी को आगे कौन ले जाता है, नीचे वाली बॉडी के साथ में ऊपर वाला ब्लॉक। तो ये वर्क के तीनों केस हो गए कि भैया काइनेटिक का नेगेटिव जीरो भी होता है, रोलिंग में भी वर्क डन जीरो होता है फ्रिक्शन का। पॉजिटिव हो सकता है, यस, ब्लॉक ओवर ब्लॉक जब है तो ज़मीन से आप देखें इसको ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो वर्क कैसा हो गया उसका, पॉजिटिव। तीनों संभावनाएं। काइनेटिक का वर्क क्या नेगेटिव होगा, नेवर, क्योंकि वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा। स्टैटिक का, यस, बॉडीज़ को साथ में रखने के लिए स्टैटिक आगे ले जा सकता है सिस्टम को। पर वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ पर्सन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ज़ीरो, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ केस माइंड में हो तो आप मुझे कॉल करो या व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, डायरेक्ट पूछो। अब ब्लॉक ओवर ब्लॉक का सबसे सीधा सा सवाल और उसके तरीके बताते हैं पहले अपन। रट्टा मारोगे तो समझ में नहीं आएगा, मतलब इसको समझना। जैसे मान लो हमसे ये कहा गया ये ए बॉडी है, ये बी है, ये 2 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.3 है, या इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ा सा ठीक है 3 कह देते हैं। ये पूछा जाएगा कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम फोर्स सो द बॉडी ए एंड बी विल मूव टुगेदर। तो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना, नीचे वाली सरफेस के अक्सर केसेस वो आते हैं जो कॉफिशिएंट नहीं होता, जिनमें 0 होता है। होगा भी तो क्या होगा वो अगले लेक्चर में देखेंगे, पहले इसको समझिए। एक को हमेशा आप खींचोगे और एक को हमेशा फ्रिक्शन चलाएगा। 1 विल बी ड्राइवन बाय एफ एक्सटर्नल, अनदर बाय फ्रिक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कितना है, म्यू एम जी। तो ये म्यू एम जी 6 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन कहाँ लगेगा, इस पे आगे,
क्योंकि भाई अगर आप नीचे वाले को खींच रहे हो तो ऊपर वाले को कौन चलाएगा, भगवान थोड़ी आएगा चलाने। जैसे ही नीचे से खिसकेगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो क्या कहेगा इससे 2 kg से, या रिलेटिव मोशन क्यों कर रहा है, तू भी आगे चल इसके साथ, तो फ्रिक्शन उस पर कहाँ लगेगा, आगे। तो इसको फ्रिक्शन ड्राइव करता है। हमेशा हम निकालते हैं ए मैक्सिमम प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। तो हम ये देखते हैं कि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन बॉडी को ले जा सकता है। मान लो 2 पर्सन हैं, दौड़ लगा रहे हैं, एक छोटा बच्चा है, एक पापा है। तो बच्चा पापा की स्पीड से तो नहीं दौड़ सकता, पापा को क्या करना पड़ता है, बच्चे की स्पीड से दौड़ना पड़ता है। तो वो कॉमन एक्सेलरेशन, तो ये 6 वाला इसको कितना दे सकता है भाई, इसको तो हम कुछ भी फोर्स लगा के दौड़ा लेंगे। इसका कॉमन एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम 6/2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी बॉडीज़ को अगर साथ चलना है, ध्यान से सुनो, ये बॉडीज़ हैज़ टू मूव टुगेदर, दिस इज़ द कॉमन एक्सेलरेशन। सो योर फोर्स शुड नॉट एक्सीड विच शुड प्रोवाइड मोर देन दिस एक्सेलरेशन। सो एफ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, यानी इस एक्सेलरेशन तक दोनों बॉडीज़ एक सिंगल बॉडी की तरह साथ में चलेंगी, यानी 2 + 3 × 2 कितना हो गया बच्चों, ये 10 न्यूटन। यानी 10 न्यूटन तक जो है वो दोनों ये साथ में जाएंगी। कॉपी कर लीजिए इसको। ओके तो ये बच्चों आपने कॉपी किया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। ब्लॉक ओवर ब्लॉक एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरीका अगर मालूम है तो आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये क्वेश्चन आया इस साल, ये जो बॉडी है ये 3 किलो की है, ये बॉडी 6 किलो की है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। तो एफ मैक्सिमम बताइए जिससे कि ए और बी साथ में चल सकें। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द अपर ब्लॉक सो दैट ए एंड बी कैन मूव टुगेदर। क्या करेंगे, एक को हमेशा आप चलाएंगे, एक को फ्रिक्शन चलाएगा। सबसे पहले क्या निकाल लो, एफ लिमिटिंग दोनों के बीच। नीचे वाली सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन होगा वो भी लेंगे, कल की क्लास में लेंगे। लिमिटिंग क्या होगा, म्यू, यहाँ पे म्यू कितना है 0.4 mg, ये हो गया अपना 12 न्यूटन। तो अभी देखिए मैक्सिमम या कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जिसको फ्रिक्शन चलाता है। भाई इस पे फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा,
इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे, क्योंकि हमेशा ये कोशिश करेगा जब अलग होंगे तो ये कोशिश करेगा आगे मत जा, पीछे चल, और ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा रिलेटिवली, तो इसको आगे लाएगा, यानी ये साथ में कांटेक्ट में रहना चाहेंगे। तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे और नीचे वाले को फ्रिक्शन कहेगा एक ही साथ चल, इसलिए वो आगे। कॉमन एक्सेलरेशन कितना, फ्रिक्शन हो गया अपना 12, तो फ्रिक्शन अपॉन नीचे वाले का मास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल है, एफ मैक्सिमम क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टू कॉमन एक्सेलरेशन, यानी 6 + 3 × 2 18 न्यूटन। ये हमारा आंसर। अगर मान लीजिए इसी में सवाल इस तरह से पूछा जाए, भाई ये तो हमें पता चल गया कि 18 न्यूटन तक जो है वो साथ में चलेंगे दोनों, तो अगर ये कहा जाए कि हम ऊपर वाले पर मान लीजिए 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये है अपना 6 किलोग्राम, यहाँ का म्यू कितना है 0.4, तो अभी ऊपर वाले का और नीचे वाले का एक्सेलरेशन बताओ। तो 18 न्यूटन तक क्या है, दोनों साथ में चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाई 12 न्यूटन लगा रहे हैं, तो पहली बात तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम आएगी, कितनी आएगी 12/9, यानी 4/3, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, 18 तक साथ चलने थे तो 12 पे तो ऑब्वियसली क्या सिंगल बॉडी बन के साथ चलेंगे। तो इस स्थिति में अगर वो फ्रिक्शन पूछता है हमसे कि फ्रिक्शन क्या लगेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि फ्रिक्शन नीचे वाले को चला रहा है ना, एम है, ये एम कितना है 6, एक्सेलरेशन कितना है 2, ये हो गया 8 न्यूटन। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, शवाना आवाज़ नहीं करो ज़्यादा, if the value of applied force is lesser than the maximum force which is required to make them move together, then obviously they are moving together। यानी आप जो फोर्स लगा रहे हैं अगर वो मैक्सिमम से कम है तो दोनों एक ही एक्सेलरेशन से जाएंगे, और उस स्थिति में केवल 8 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स पर्याप्त है, तो 12 न्यूटन नहीं लगेगा, कितना लगेगा, केवल 8 लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ब्लॉक ओवर ब्लॉक में हम आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा, इसको जब तक आप लर्न करें, समझें, इस तरह के छोटे मॉडल्स के सवाल सॉल्व करें। कल पूरा एक 1 आवर ब्लॉक ओवर ब्लॉक पे मैं दूंगा आपको, और जो कुछ बचा होगा वो भी देख लेते हैं। आप भी मुझे भेजो अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक बचा हुआ है, इसको आप एक बार और लीजिए, या जो चीज़ें रह गई हों वो मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, क्लास ख़त्म करता हूँ, नमस्कार।